Hey everyone, welcome to a brand new video of our series Mr. Footy Curious। आज हम वापस आ गए हैं एक नए एपिसोड के साथ जहां पे हम आपको बताएंगे इस वीक जो अभी या प्रीवियस वीक जो गया है उसकी लेटेस्ट न्यूज, प्रीव्यूज और रिव्यूज। तो चलो गाइस स्टार्ट करते हैं ये फैंटास्टिक न्यू एपिसोड और बताते हैं कि इस हफ्ते या पिछले हफ्ते फुटबॉल की दुनिया में क्या इंपॉर्टेंट हुआ। तो इस वीक कुछ खबरें आई, कुछ मैचेस हुए और कुछ अजीब अजीब चीजें सामने आई। तो वही न्यूज और प्रीव्यूज लेके हम आपके लिए इस एपिसोड में आए हैं और हम स्टार्ट करेंगे हमारा एपिसोड विद सम इंपॉर्टेंट न्यूज दैट केम ड्यूरिंग लास्ट वीक। तो पहली न्यूज से स्टार्ट करते हैं। तो पहली न्यूज है चेल्सी अपॉइंट्स or is about to appoint a new technical director called क्रिस्टोफर विवेल। तो क्रिस्टोफर विवेल जो हैं वो रेडबुल के आई थिंक डायरेक्टर ऑफ फुटबॉल है, जो फुटबॉल का ऑपरेशंस देखते हैं। और अभी कुछ 4-5 दिन पहले उन्हें रेडबुल से फायर कर दिया गया या कुछ प्रॉब्लम हुआ है वहां पे। ही हैज बीन लेट गो ड्यू टू सम डिसएग्रीमेंट्स, जो क्लब का स्टेटमेंट आया है। तो चेल्सी वैसे भी अभी टेक्निकल डायरेक्टर और फुटबॉल डायरेक्टर ढूंढ ही रहा है। और अभी जब ये फायर हुए तो चेल्सी के ओनर्स के नजर में आए और उन्होंने इनको कांटेक्ट किया और ये आई थिंक जो न्यूज में आ रहा है उसके हिसाब से ये अग्री भी कर गए हैं। तो एज पर द न्यूज आउटलेट्स चेल्सी इनको अनाउंस कर सकता है इस हफ्ते। अभी तक ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुए हैं, बस अभी न्यूज ये आ रही है कि उन्होंने एक्सेप्ट कर ली है, उनके साथ मीटिंग की गई है और उन्होंने जॉब एक्सेप्ट कर ली है। तो अगर एक्सेप्ट कर लिया तो ये बहुत ही अच्छा होगा चेल्सी के लिए, क्योंकि चेल्सी अभी जैसा कि खबर आ रही है कि अब हेड कोच और स्टाफ तो उन्होंने हायर कर ही लिया है। अब वो नई रेजिम अभी टेक्निकल डायरेक्टर और स्पोर्टिंग डायरेक्टर ढूंढ रही है अलग अलग। तो बेसिकली जो टेक्निकल डायरेक्टर है इनका फंक्शन क्या होगा? इनका फंक्शन ये होगा कि ये डे टू डे ऑपरेशंस दिखेंगे और प्लेयर्स की सुनेंगे और प्लेयर्स के कॉन्ट्रैक्ट्स पे और जो जो स्टैनफोर्ड ब्रिज का जो पूरा एरिया है उसको मैनेज करने में, कॉबम फैसिलिटी को मैनेज करने में ये मदद करेंगे। जो फुटबॉलिंग डायरेक्टर होंगे, जो अभी तक उन्होंने सिलेक्ट नहीं किए हैं, अभी देखा नहीं है, वो फुटबॉलिंग साइड ऑफ जो भी होगा काम उसको देखेंगे। वो सारे ट्रांसफर्स और ट्रांसफर रिक्वेस्ट से लेके प्लेयर से बात करना और वो सारे काम करेंगे। तो ये टेक्निकल डायरेक्टर हैं, ये कॉबम को मैनेज करेंगे और प्लेयर्स के कॉन्ट्रैक्ट्स इन सबको मैनेज करेंगे। तो आई थिंक क्रिस्टोफर विवेल अब फाइनल हो ही गए हैं। चेल्सी ने अभी तक ऑफिशियल अनाउंस नहीं किया है, बट होपफुली वो इस हफ्ते अनाउंस हो जाएंगे और जैसे अनाउंस होंगे हम आपको नेक्स्ट एपिसोड तक उसकी इंफॉर्मेशन भी दे देंगे कि क्या हैं, क्या करते हैं। अभी तक हम पूरे डिटेल में नहीं जा रहे हैं, अभी तो हम सिर्फ न्यूज पे जा रहे हैं क्योंकि अभी तक कुछ फाइनल नहीं हुआ है। तो वंस इट गेट्स फाइनलाइज्ड तो हम आपको पूरी इंफॉर्मेशन इसके बारे में देंगे। तो गुड न्यूज फॉर ऑल चेल्सी फैंस कि उनके टेक्निकल डायरेक्टर जल्दी ही आ रहे हैं और वो हेल्प करेंगे कॉबम को रन करने में और मतलब काफी चीजों में, प्लेयर्स के कॉन्ट्रैक्ट्स में हेल्प करेंगे। तो ये थी फर्स्ट न्यूज जो चेल्सी के थ्रू आई है। और अब बात करते हैं हम सेकंड न्यूज की जो आई है। वो है कि भाई ये खबरें आ रही हैं कि किलियन एम्बापे वांट्स टू लीव पीएसजी। अब इसमें इंपॉर्टेंट ये नहीं कि किलियन एम्बापे पीएसजी छोड़ना चाह रहे हैं। न्यूज ऐसी आ रही है कि किलियन एम्बापे पीएसजी छोड़ना चाह रहे हैं इन जनवरी इटसेल्फ। तो अभी उन्होंने 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था और बहुत मैसिव सैलरी पे कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। तो अब भी खबर ये आने लगी है कि इज अनहैप्पी विद द ट्रेनिंग कोच और जो ट्रेनिंग हो रही है और जो मैचेस, जो उनके प्लेयर प्रिपरेशंस हो रही हैं, सब कुछ जो हो रहा है ओवरऑल पीएसजी में, इज नॉट हैप्पी विद दैट एंड नाउ ही वांट्स टू लीव। तो अभी तक तो सिर्फ ये स्पेकुलेशन है, ये सिर्फ अभी खबरें हैं। देखते हैं आने वाले वीक्स में क्या निकल के आता है, क्योंकि एम्बापे इतने बड़े प्लेयर हैं कि अगर वो अपनी ट्रांसफर रिक्वेस्ट डाल ही देते हैं तो बहुत सारी टीम्स उन्हें साइन करने के लिए रेडी रहेंगी, तैयार रहेंगी और आगे भी आएंगी। और बहुत सारे लोगों के पास पैसा भी है किलियन एम्बापे जैसे प्लेयर्स को, पर्सनैलिटी को मैनेज करने के लिए। तो देखते हैं कि क्या होता है, किलियन एम्बापे सीरियसली ट्रांसफर रिक्वेस्ट डालते हैं, नहीं डालते।
ऐसा सुनने में आ रहा है कि वो जनवरी में ही निकलना चाहते हैं, जो कि पीएसजी के लिए बहुत ही डिस्टर्बिंग न्यूज है, क्योंकि अभी अभी रिसेंटली ये मेसी टू बार्सिलोना भी बहुत ट्रेंड कर रहा था, आ रहा था कि मेसी भी वापस जाना चाहते हैं, बार्सिलोना उन्हें लाने की कोशिश कर रही है दोबारा। तो अगर इतने सारे प्लेयर, ये तो उनके मेन प्लेयर चले जाएंगे यहाँ से, तो पीएसजी के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। बीच में नेमार भी खुश नहीं थे वहां पर, तो नेमार भी छोड़ना चाह रहे थे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए नेमार खुश दिख रहे हैं वहां पर। तो अभी पता नहीं क्या होगा, ये जाएंगे नहीं जाएंगे किलियन एम्बापे। और पहले ये रियल मैड्रिड जाने वाले थे, रियल मैड्रिड को इन्होंने मना कर दिया, फिर बहुत फैंस में गुस्सा था, एंगर था, अभी भी है। लेकिन देखते हैं अभी कौन सी डेस्टिनेशन सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि इस बार अगर वो जाएंगे तो उनके लिए और प्लेयर्स और क्लब्स भी आएंगे जिनके पास पैसा है। जैसे अभी मैनचेस्टर यूनाइटेड हालैंड को ले ही लिया है, और भी क्लब्स हैं, पीपीएल में हैं, अपने आपके लीगा में है, मैड्रिड तो है ही है, उसका तो चल ही रहा है। फिर सीरिया में भी एक दो क्लब्स हैं, यूवेंटस कर सकता है, बायर्न कर सकता है अप्रोच। तो देखते हैं कि क्या होता है। यही कुछ प्रीमियर क्लब्स हैं जहां किलियन एम्बापे जाना प्रेफर करेंगे। और मैनचेस्टर सिटी अभी ऑप्शन फिलहाल के लिए हटा हुआ है, क्योंकि अभी उन्होंने ऑलरेडी हालैंड को ले लिया है, और हालैंड और एम्बापे को एक साथ देना बहुत मुश्किल हो जाएगा उनके लिए। लेकिन देखते हैं, क्या पता मैनचेस्टर सिटी भी इस रेस में आ जाए। तो लेट्स सी कि आगे क्या होता है। क्या सीरियस है किलियन एम्बापे छोड़ने के लिए, ये क्लब छोड़ने के लिए और पीएसजी से जाने के लिए, या फिर ये न्यूज जस्ट अफवाहें हैं। तो काफी सारी पब्लिकेशंस ने ये अभी बाय द वे प्रेजेंट किया है अभी रिसेंट में, तो इसमें कुछ तो बात होगी, कहीं ना कहीं कुछ तो हुआ है इंटरनली, इसकी वजह से वो अनहैप्पी हैं। तो देखते हैं कि आगे क्या होता है, तो हम रिपोर्ट करेंगे उसको, डोंट वरी। जैसे ही कुछ आगे खबर आएगी, अभी तो यही खबर आ रही थी कि वो अनहैप्पी हैं, ही वांट्स टू लीव इन जनवरी। और अगर ये स्पेकुलेशन आ गई और उन्होंने डिसाइड किया जाने का, तो हम ये भी स्पेकुलेट करेंगे कि वो कहाँ जा सकते हैं और कौन से क्लब्स उनके लिए परफेक्ट हैं। तो चलो देखते हैं आगे आने वाले टाइम में क्या होता है। तब तक के लिए हम इसको बंद करते हैं, इस खबर को अब, और बात करते हैं थर्ड इंपॉर्टेंट खबर की। तो गाइस, थर्ड खबर जो अभी आई है रिसेंटली, वो आई है कि पीएसजी वांट्स ओबामेयांग। सो अपेरेंटली अभी ओबामेयांग चेल्सी में आए थे टू बिकम अ स्टॉप गैप सॉर्ट ऑफ स्ट्राइकर, क्योंकि उनकी एज भी हो चुकी है, और वो बीच में ऐसे ही स्ट्राइकर की पोजीशन फिल करने आए थे। तो अभी खबर ये आने लग गई है कि अब उनको पीएसजी अप्रोच कर रही है फॉर द नेक्स्ट सीजन, और उन्होंने चेल्सी से अपेरेंटली बात भी करनी शुरू कर दी है, क्योंकि चेल्सी अब ऑफकोर्स पता ही है आपको कि चेल्सी अभी निकुंकू के लिए जा रहे हैं और राफाएल लियाओ के लिए जा रहे हैं। तो ओबामेयांग अब पीएसजी जाते हैं नहीं जाते हैं, क्या होता है, अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा करते हैं, क्योंकि 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट उनको दिया है, 1 साल उनका पूरा हो जाएगा नेक्स्ट ईयर। तो वो जा भी सकते हैं अगर उनको लगा कि यहाँ पे नुकुंकू, राफेल या ऑलरेडी आ चुके हैं, और बाकी सारे ये लोग भी खेल ही रहे हैं। अभी अभी कैलम हडसन-ऑडोई भी लोन पे गए हुए हैं। तो अगर उनको लगेगा कि इतने सारे तो यहाँ पे ऑलरेडी फॉरवर्ड्स हैं और मेरी जरूरत नहीं है, तो पीएसजी जा भी सकते हैं। पीएसजी ने चेल्सी को अप्रोच किया है, जो कि आजकल नई स्ट्रेटेजी दिख रही है कि लोग पहले ही अप्रोच करना स्टार्ट कर रहे हैं फॉर द नेक्स्ट सीजन। तो देखते हैं इसका आगे क्या होता है। क्या ओबामेयांग पीएसजी चाहते हैं, क्या पीएसजी का इंटरेस्ट एक्चुअली में ओबामेयांग के लिए है, क्या इसका लिंक कहीं ना कहीं किलियन एम्बापे और मेसी के एग्जिट से है, क्योंकि पीएसजी का सडनली ओबामेयांग में इंटरेस्ट दिखाना, उन्होंने चेल्सी में अब भी साइन किया है, कुछ डाउटफुल है, क्योंकि ऐसे नहीं हो सकता कि एकदम से उनका इंटरेस्ट जा गया है। या तो उनको ऐसा लग रहा है कि एम्बापे मेसी दोनों नेक्स्ट ईयर चले जाएंगे और उनको अटैक अपना बढ़ाने की जरूरत है, एटलीस्ट फॉर 1 और 2 ईयर्स तक उन्हें मैनेज करने की जरूरत है। ओबामेयांग अभी भी, और आई थिंक वो 33-34 के हैं, लेकिन अभी भी उन्होंने पेस है। तो ओबामेयांग अभी भी पीएसजी में अच्छा कर सकते हैं, उनको गोल से ला सकते हैं, वो जहां भी जाते हैं गोल मारते हैं। अभी चेल्सी के लिए भी मारे उन्होंने गोल, हम बात करेंगे उसकी। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट इनके रिप्लेसमेंट के लिए चेल्सी को पीएसजी ने अप्रोच किया है, और सीरियसली में ओबामेयांग हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर पीएसजी चले जाए। तो देखते हैं ये स्टोरी कितनी डेवलप होती है, कहां डेवलप होती है। ये भी सडनली आई है स्टोरी अभी,
तो ये 2-3 खबरें थी, इंपॉर्टेंट खबरें थी जो हमने आपसे डिस्कस करी और थोड़ा थोड़ा अपना ओपिनियन दे दिया इनके बारे में। अभी और इन्फॉर्मेशन आएगी तो हम आपके बताएंगे आगे कि क्या होता है, कैसे वो उनको सूट करेंगे और आगे भी बात करेंगे इन चीज़ों को लेके। बट अभी के लिए ये 3 खबरें थी जो इंपॉर्टेंट आई थी। तो अब ये खबरें तो खत्म हो गई, अब इसके बाद हम बात करते हैं पीएल गेम्स के रिव्यू की। जो लास्ट पीएल वीक गया है उसमें 2 इंपॉर्टेंट गेम्स हैं जिनकी हम बात करेंगे। रेस्ट ऑफ द रिजल्ट्स तो प्रेडिक्टेड थे, मैनचेस्टर सिटी जीत गया, मैनचेस्टर यूनाइटेड जीत गया, टॉटनम भी जीत गया किसी तरीके से, और न्यूकासल भी जीत गया, और मोस्ट ऑफ द बिग टीम्स जीत गई एक्सेप्ट फॉर लिवरपूल। जी हाँ, सबसे पहले हम बात करेंगे जो इस वीक का सबसे इंपॉर्टेंट और एक्साइटिंग मैच था। जी हाँ, आर्सेनल वर्सेस लिवरपूल। तो बेसिकली आर्सेनल वर्सेस लिवरपूल मैच था जो कि इस हफ्ते हुआ और बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच था दोनों के लिए। आर्सेनल अच्छे फॉर्म में थी, लिवरपूल को कम बैक करना था, और लास्ट वीडियो में हमने इसका प्रीव्यू भी आपसे डिस्कस किया था कि हमें क्या लग रहा है कि क्या होगा इस मैच में, और थोड़ा बहुत हमारी प्रेडिक्शन भी ठीक ही गई। इवेंचुअली हुआ क्या कि आर्सेनल 3-2 से जीत गया ये मैच। तो काफी सारे इसमें इंसिडेंट्स हुए और मैच का ओवरऑल प्रीव्यू भी मैं आपको बता देता हूं। तो मैंने ये मैच देखा पूरा और मुझे ऐसा लगा कि अगर फर्स्ट हाफ की आप बात करें तो फर्स्ट हाफ में आर्सेनल ने शुरुआत अच्छी की, पहले 10-15 मिनट उन्होंने अच्छा खेला और उन्होंने मार्टिनेली ने गोल भी कर दिया, बहुत ही अच्छा गोल था। तो ऐसा लग रहा था कि आर्सेनल बहुत ही अच्छा खेलेगी और आर्सेनल पूरा मैच डोमिनेट करेगी। ये स्टेडियम भी एमिरेट्स स्टेडियम में था, आर्सेनल का होम ग्राउंड में था, तो वैसे भी लिवरपूल का अभी गेम अच्छा नहीं चल रहा है और उन्होंने वैसे ही किया जो पहले से करे आ रहे हैं हर मैच में, उन्होंने पहले ही कुछ मिनट्स में गोल दे दिया। ठीक है, अब सबको ऐसा लगा कि आर्सेनल डोमिनेट करेगी। उसके बाद जो मैंने नोटिस किया 15-20 मिनट के बाद लिवरपूल भी थोड़े से अपने स्ट्राइड में आई और लिवरपूल ने भी अच्छा खेलना शुरू किया। लिवरपूल ने भी आगे बढ़ना शुरू किया, टैक्टिक्स अपनी दिखानी शुरू की, अपना थोड़ा पावर दिखानी शुरू की, थोड़ा हल्का फुल्का सा डोमिनेट करना शुरू किया, अटैक करना शुरू किया, और उन्होंने भी 45 मिनट्स तक काफी अच्छा खेला। और बीच में यह भी हुआ कि बहुत बढ़िया जो अटैकिंग मूव करने के बाद डार्विन न्यूनेस ने उसे 1-1 कर दिया। तो फर्स्ट हाफ में थोड़ा आर्सेनल ने डोमिनेट किया, थोड़ा लिवरपूल ने डोमिनेट किया और फर्स्ट हाफ 1-1 ड्रॉ में निकल गया। अब सेकेंड हाफ की बारी आई तो सेकेंड हाफ में फिर से आर्सेनल ने बहुत अच्छी शुरुआत की स्टार्टिंग में ही और सडनली उन्होंने बॉल्स अटैकिंग थ्रेड दिखाना शुरू किया और अपना अटैकिंग थ्रेड की वजह से उन्होंने गोल पे बार बार बॉल्स को मारना शुरू कर दिया। तो उनके इस अटैकिंग थ्रेड को लिवरपूल हैंडल नहीं कर पाई। बाय द वे लिवरपूल का मिडफील्ड बहुत ही बेकार रहा सेकेंड हाफ में। फर्स्ट हाफ में तब भी डिसेंट खेल रहे थे, सेकेंड हाफ में थियागो स्पेशली उन्होंने बहुत ज्यादा मिस्टेक की, बहुत बॉल्स को लूज किया और आर्सेनल अटैक पे अटैक करता रहा। तो उनके अटैक करने का बार बार नतीजा ये हुआ कि आर्सेनल ने दूसरा गोल मार दिया और 2-1 से बढ़त ले ली। अब क्लॉप थोड़े से टेंशन में आ गए थे, लिवरपूल ज्यादा अटैक नहीं कर पा रहा था और पुश भी नहीं कर पा रहा था और आर्सेनल अटैक पे अटैक किए जा रहा था, थियागो गलती पे गलती कर रहे थे और गैब्रियल जेसूस बहुत ही इश्यूज क्रिएट कर रहे थे। वो बार बार गिर जा रहे थे, बार बार प्रॉब्लम कर रहे थे और उनके आर्सेनल के प्लेयर्स लिवरपूल को मतलब बेसिकली एक तरीके से चिढ़ा रहे थे, फ्रस्ट्रेट कर रहे थे। तो इवेंचुअली क्या हुआ कि क्लॉप ने कुछ चेंजेस किए और एक चेंज जो है बेसिकली वो क्लॉप ने नहीं किया, वो उनके फर्स्ट हाफ में डियाज जो सबसे अच्छा खेल रहे थे उनकी टीम से लिवरपूल की, जिन्होंने उनका गोल में भी हेल्प करी, वो इंजर हो गए। ठीक है, अब उनकी इंजरी के बाद फिरमिनो को लाया गया। ठीक है, अब फिरमिनो को जब लाया गया तो फिरमिनो ने सडनली आउट ऑफ द प्ले, ठीक है, वो गोल कर दिया। अब फिरमिनो ने वो गोल कर दिया और 2-2 हो गया। लिवरपूल अच्छा नहीं खेल रही थी लेकिन अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले गोल हो गया और 2-2 ड्रॉ हो गया। और सेकेंड हाफ में आर्सेनल फिर से अटैक करती रही। आर्सेनल के अटैक आते रहे, लिवरपूल उसे डिफेंड करता रहा। इवेंचुअली अराउंड 80th मिनट, 80 to 85 मिनट के बीच में सडनली जब अंदर बहुत सारे प्लेयर थे आर्सेनल के, तो सिमिकास ने
डिफेंड करते वक्त येसूस को फाउल कर दिया। अब येसूस 2 बार इंजर भी हुए, येसूस को इशू भी हुए, लेकिन येसूस तब भी खड़े हुए और उन्होंने खेला। उसके बाद इंजरी टाइम भी बहुत लगा, लेकिन फिर भी येसूस ने खेला और येसूस प्रॉब्लम बने रहे लिवरपूल के लिए। तो जब सिमिकास ने पैर मार दिया जेसूस को, तो येसूस गिर गए नीचे और पेनल्टी मिल गई आर्सेनल को। आर्सेनल अच्छा खेल रही थी और उसका नतीजा ये हुआ कि फाइनल को पेनल्टी मिली गई। आर्सेनल ने गोल कर दिया और 3-2 से आगे हो गए। फिर थोड़े से ही मिनट्स बचे थे, लिवरपूल ने भी फिर उसके बाद जान दिखानी शुरू की और सडनली लिवरपूल भी फॉर्म थोड़ा थोड़ा आई। उन्होंने मारना शुरू किया, उन्होंने भी अटैक करना शुरू किया, लेकिन आर्सेनल ने डिफेंड भी अच्छा किया और काफी अच्छे तरीके से वो मैच को सिक्योर करके जीत गए। उसके बाद आर्सेनल के जो यंग टीम थी बहुत ही खुश दिखी और ओडेगार्ड से लेके मार्टिनेली से लेके येसूस, साका, सबने अच्छी परफॉर्मेंस करी और सबने मिलके कंट्रीब्यूट किया और ये मैच वो आराम से जीत गए। तो आर्सेनल ने ये गेम जीत लिया और आर्सेनल के लिए 2 गोल किए साका ने और 1 गोल किया मार्टिनेली ने, और उधर लिवरपूल के लिए ऑफ कोर्स 1 गोल किया नूनियस ने और 1 गोल किया फर्मिनो ने। तो इवेंचुअली ओवरऑल ज्यादा अटैक आर्सेनल ने किया। आर्सेनल अभी इनफॉर्म टीम है और वो फिर से जीत गए। लिवरपूल ने कुछ पैचेस में अच्छा खेला, लेकिन उनके प्लेयर्स ने इंडिविजुअल एरर्स बहुत किए और इवेंचुअली वो गेम हार गए। अब इंपॉर्टेंट टॉकिंग पॉइंट्स में आया था जब जॉर्डन एंडरसन और सलीबा के बीच में कुछ बात हुई। वो इंसिडेंट रिपोर्ट कर दिया गया है एफए को। एग्जैक्टली क्या हुआ, कुछ बोला गया, वो अभी तक क्लियर नहीं है। एफए उसको क्लियर करेगा, तब तक कुछ कंफर्म नहीं है, तो हम इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे। उसमें आपको इन्फॉर्म कर रहा था कि ऐसा हुआ और ये गेम के लिए अच्छा नहीं है, गेम की स्पिरिट के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन कभी कभी जो हीटेड आर्ग्यूमेंट में कोई प्लेयर बहुत ज्यादा बोल जाता है, ये उस टाइप का इंसिडेंट लग रहा है। तो ऐसा होना नहीं चाहिए फुटबॉल में और वो इंसिडेंट को रिपोर्ट किया गया है। देखते हैं क्या होता है, क्या एफए क्या बोलेगा। तो हमारे लिए गेम का रिव्यू ये था, आर्सेनल ओवरऑल ज्यादा अग्रेसिव था, ज्यादा अच्छा खेल रहा था, ज्यादा पैचेस में उन्होंने अच्छा खेला, तो इसलिए आर्सेनल इवेंचुअली जीत गया। तो लिवरपूल के लिए अभी बहुत प्रॉब्लम हो गई है। लिवरपूल क्लॉप थोड़ा प्रेशर में आ गए हैं और लिवरपूल के प्लेयर्स अभी थोड़े अच्छे फॉर्म में नहीं दिख रहे हैं। एलेक्जेंडर आर्नल्ड को उन्होंने सब्स्टिट्यूट कर दिया, साला को भी इस बार सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो काफी पुअर फॉर्म में दिख रहे हैं, स्पेशली उनके मेन प्लेयर्स। तो देखते हैं आगे आने वाले वीक्स में लिवरपूल कैसे बाउंस बैक करेगी। अभी लिवरपूल का अभी जिस वीडियो से पहले, रिकॉर्डिंग से पहले के बाद, अभी नेक्स्ट डे लिवरपूल का अभी चैंपियंस लीग गेम भी है जिसमें वो ठीक ठाक कर रही है। तो देखते हैं चैंपियंस लीग में क्या वो अपनी फॉर्म को बरकरार रखेगी या फिर वहां भी कुछ गड़बड़ करेगी। तो देखते हैं क्या होता है और होपफुली अच्छा होगा लिवरपूल के लिए। तो ये था लिवरपूल वर्सेस आर्सेनल का मैच। अब हम बात करेंगे दूसरे मैच की, जो इंपॉर्टेंट मैच था वो था चेल्सी वर्सेस वुल्व्स। ना इसमें चेल्सी ने कंप्लीट डोमिनेशन दिखाया। फाइनली उनके स्ट्राइकर्स ने अटैक करना शुरू किया, बड़ा एक्साइटिंग गेम प्ले दिखाया। फर्स्ट हाफ में उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, डायरेक्ट गेम प्ले किया, जिसकी वजह से एस्पिलिक्वेटा को राइट हैंड साइड में काफी स्पेस मिली और वो बैठ जा देख क्या रहा, देखना है तो फिर तू वहां जाके देख। वो देख रहा था, वो तो नहीं आ रहा व्हाइट वाला जो लगा रखा हमने पीछे। नहीं वो नहीं आएगा, वो मैं काट दूंगा और आएगा भी तो, या मैं उसको फेडेड कर दूंगा। मेरे को क्लोजअप भी रखना है इसका छोटा सा। इसमें तो कुछ आ नहीं रहा, वो आ रहा है आपका। हाँ तो कोई बात नहीं, वो कट जाता है वो। अच्छा मैं क्रॉप कर देता हूँ ना, आने दे जो आ रहा है। मेरा फेस आना चाहिए, मैं अपने फेस को ज्यादा फोकस में रखना चाहता हूँ। मेरा फेस दिखना चाहिए प्रोमिनेंटली बस। मेरे को इधर उधर का अभी करेंगे, जब थोड़ा सामान आएगा तब फ्रेम को बड़ा करेंगे। अभी मैं फ्रेम को क्रॉप करके छोटा कर देता हूँ। मैं प्लेयर की फोटो को बड़ा कर देता हूँ। मेरे लास्ट वीडियो में देखना, प्लेयर की फोटो ऐसे बड़ी हो गई है। मैं कहां पे था, मैं दूसरा गेम डिस्कस कर रहा था, चेल्सी वर्सेस वुल्व्स। हाँ, तो चेल्सी वर्सेस वुल्व्स में चेल्सी ने डायरेक्ट गेम प्ले किया और वुल्व्स ज्यादा अच्छा नहीं कर पा रही थी। वुल्व्स चेल्सी के एग्रेशन को मैच नहीं कर पा रही थी और क्योंकि वो बीच में खेल रहे थे
लेफ्ट हैंड साइड से भी खेल रहे थे, बीच से भी खेल रहे थे, तो अटैकिंग गेम प्ले कर रहे थे। तो राइट हैंड साइड में एस्पिलिक्वेटा को बहुत स्पेस मिली। चेल्सी ने इस मैच में बहुत सारे प्लेयर्स को रेस्ट भी किया बाय द वे। रीस जेम्स को से लेके अबामियांग से लेके स्टर्लिंग से लेके सबको रेस्ट किया, क्योंकि उनका मैच भी था यूसीएल का, इसलिए। तो रेस्ट होने के बावजूद भी उन्होंने गेम प्ले अच्छा किया। जो अटैकर्स थे उन्होंने काफी अच्छा खेला, और एस्पिलिक्वेटा भी अच्छा खेल रहे थे राइट बैक में। जैसे मैंने बताया था, उनको बहुत स्पेस मिली क्योंकि चेल्सी ने डायरेक्ट खेला, तो वो काफी आगे बॉम्ब कर रहे थे। उनका माउंट के साथ अच्छा कनेक्शन बन रहा था। चालबा भी अच्छा खेल रहे थे, वो भी राइट साइड से अटैक कर रहे थे। और ओवरऑल गेम अच्छा चल रहा था चेल्सी का। वुल्स कुछ नहीं कर पा रही थी, वुल्स के पास अभी मैनेजर भी नहीं है अनफॉर्चुनेटली, तो वुल्स अच्छा नहीं कर पा रही थी, चेल्सी अच्छा खेल रही थी, और इवेंचुअली उसको रिवॉर्ड मिल गया एंड में। एंड ऑफ द फर्स्ट हाफ, जो उनका एक्स्ट्रा टाइम होता है उसमें फाइनली हैवर्ट्स ने गोल कर दिया और चेल्सी 1-0 से अप हो गई, जो डिजर्व करती थी। फिर सेकेंड हाफ में चेल्सी ने और अच्छा गेम प्ले दिखाया और चेल्सी ने 2 गोल कर दिए। फाइनली माउंट ने पहला असिस्ट दिया था हैवर्ट्स को, तो उसके बाद दूसरा असिस्ट दिया पुलिसिक को, और पुलिसिक ने अपना बहुत टाइम बाद एक ढंग का गोल किया। तो 2 अटैकर्स ने फाइनली गोल किया, और उसके बाद चेल्सी ने थर्ड गोल किया जब उन्होंने सब्स्टिट्यूशन कर दिया, और चेल्सी ऑलमोस्ट गेम जीत ही चुकी थी, पूरा गेम डोमिनेट कर रही थी। और इवेंचुअली जब एंड पे आ रहे थे तो कोवाचिच ने असिस्ट, एक बॉल पासिंग थ्रू बॉल मारा, जिसको आपके ब्रोया ने, जो आए थे गैलेगर के साथ, सॉरी जो ब्रोया आए थे सब्स्टिट्यूट में, उन्होंने अच्छा गेम प्ले दिखाया और अपना पहला चेल्सी का गोल कर दिया। उससे उनको बहुत कॉन्फिडेंस मिलेगा और वो भी आगे अच्छा खेलेंगे और चेल्सी के लिए होपफुली अच्छा करेंगे। तो उनके लिए भी ये अच्छा गेम गया। और बाय द वे मैं बता दूं, एक स्पेशल मेंशन कॉनर गैलेगर के लिए भी ये गेम बहुत अच्छा गया था। उनको राइट विंग पे खिला रहे थे, फ्रंट पोजीशन पे खिला रहे थे, और उन्होंने काफी अच्छा खेला। मैंने कई बार देखा उन्होंने बॉल विन बैक करी, जिसकी वजह से हमारे अटैक आगे बढ़े, गोल भी हुए। और उन्होंने अपने से डबल साइज के प्लेयर्स को अच्छे से टैकल किया, उनसे भिड़ गए और उनको बहुत ही अच्छा उनसे बॉल स्नैच किया, बॉल खींचा, बॉल ले लिया। तो इसकी वजह से चेल्सी के अटैक्स भी अच्छे बढ़े और उन्हें कन्वर्जन करने में भी आसानी हुई। तो ओवरऑल सारे प्लेयर्स के लिए चेल्सी का गेम अच्छा गया। स्पेशल मेंशन टू एसपी, कॉनर गैलेगर, माउंट, चालोबा, इन लोगों ने बहुत ही अच्छा खेला और बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया। तो ओवरऑल ये पॉटर के लिए तीसरा अच्छा गेम गया और यूसीएल में दूसरा अच्छा गेम गया, और 3 मैच लगातार चेल्सी जीत गया और चेल्सी का धीरे धीरे अब कॉन्फिडेंस वापस आ रहा है। तो हमें ये मैच अच्छा लगा फॉर अ टाइट रेस नाउ। ये मैच बहुत ही जरूरी हो गया था, और अब चेल्सी भी कह रहे हैं कि 4th रैंक पे आ गई है और टाइटल रेस के लिए, टॉप 4 की रेस के लिए रेडी है। तो ये था चेल्सी वर्सेस वुल्स का एक छोटा सा रिव्यू। बाय द वे एक चीज और बता दूं मैं इस मैच के रिव्यू खत्म करने के लिए, कि डियोगो कोस्टा वापस आए। डियोगो कोस्टा फर्स्ट हाफ में खेले, और जब फर्स्ट हाफ के बाद उनको सब्स्टिट्यूट किया गया तो वो पिच के साइड से होते हुए गए, और उनको पूरे चेल्सी क्राउड से बहुत अच्छा राउंड ऑफ अप्लॉज मिला, अप्रिसिएशन मिला, एक गुड बाय मिला, जो उनको करने का मौका नहीं मिला था जब डियोगो कोस्टा चेल्सी के लिए खेल रहे थे। तो बहुत अच्छा लगा, सबने वार्म रिसेप्शन दिया, लोगों ने चैंट भी किया डियोगो को, और डियोगो ने भी अच्छे से सबके लिए ताली बजाई और अप्रिशिएट किया। तो बहुत अच्छा वार्म रिसेप्शन था डियोगो कोस्टा के लिए, जो चेल्सी के लिए बहुत अच्छा खेले थे 2 साल जब वो यहाँ रहे थे। तो ओवरऑल 3 साल जब वो यहाँ रहे थे। तो डियोगो कोस्टा का बहुत ही अच्छा रिसेप्शन और चेल्सी की बहुत ही अच्छी जीत के साथ हम इस मैच का रिव्यू खत्म करते हैं। तो ये था 2 इंपॉर्टेंट पीएल मैचेस का रिव्यू। बाकी सारे गेम मैंने आपको पहले बता ही दिए थे, सब नॉर्मल रिजल्ट्स गए, कुछ ऐसा खास नहीं हुआ। ये दोनों मैच थे इंपॉर्टेंट, और इन दोनों मैच को देखने में हमें मजा आया। उसके बाद अब बात करते हैं 2 इंपॉर्टेंट मैच की जो यूसीएल में हुए। तो यूसीएल में पहली सबसे बड़ी खबर यह है कि ऑल्दो दोनों टीम्स ने, मैनचेस्टर सिटी ने और रियल मैड्रिड ने अपने अपने मैचेस को ड्रॉ कर दिया, और हालैंड को नहीं खिलाया बाय द वे मैनचेस्टर सिटी ने। तब भी मैनचेस्टर सिटी और रियल मैड्रिड 2 टीम बन गई हैं जो आगे क्वालिफाई कर चुकी हैं।
तो ये दोनों तो निकल गए आगे। अब बात करते हैं जो दो इंपॉर्टेंट मैच हुए इस बार यूसीएल में पिछले हफ्ते में। तो अभी राउंड रॉबिन मैचेस बाय द वे चल रहे हैं जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, लेकिन जो मैचेस भी हो गए उनमें से दो इंपॉर्टेंट मैचेस की हम बात कर लेते हैं। पहला इंपॉर्टेंट मैच था चेल्सी वर्सेस एसी मिलान। ये बहुत जरूरी था चेल्सी के लिए। अभी लास्ट वीक उन्होंने एसी मिलान को हराया था अपने होम ग्राउंड में। अब वो सैन सिरो गए अवे मैच के लिए, और वहां भी जैसे उन्होंने यहाँ किया था वहां भी उन्होंने डोमिनेट किया चेल्सी ने। ओबामियांग ने गोल किया और जॉर्जिनो ने गोल किया, और दोनों गोल फर्स्ट हाफ में ही हो गए। और उसके बाद चेल्सी ने पूरे गेम को अच्छा डोमिनेट किया। एसी मिलान फर्स्ट 15 मिनट्स के लिए अच्छा खेली थी, अपने होम ग्राउंड में खेल रही थी। उनके फैंस काफी अग्रेसिव हो गए थे और वो भी काफी अग्रेसिव खेल रहे थे फर्स्ट 15 मिनट्स में। लेकिन उसके बाद चेल्सी ने वो पीरियड को फेज आउट कर दिया, हटा दिया, और उसके बाद गेम को पूरा कंट्रोल कर लिया। सेकेंड हाफ में चेल्सी ने इतने अटैक किए कि एसी मिलान हैंडल ही नहीं कर पाया। चेल्सी 2-3 गोल और भी कर सकती थी, लेकिन उनको इवेंचुअली गोल नहीं मिला और उन्होंने पूरे मैच को कंट्रोल करके 2-0 से जीत लिया। अब चेल्सी ऑल्दो एसी मिलान के बराबर पॉइंट्स में आ गई है, लेकिन गोल डिफरेंस में अब वो नंबर 1 पोजीशन पे आ गई है। और ऐसा लग रहा है कि चेल्सी भी अब क्वालिफाई कर जाएगी अगले स्टेज में। तो चेल्सी के लिए ये मैच बहुत अच्छा गया। चेल्सी ने इस मैच को अच्छे से डोमिनेट किया एक्सेप्ट फॉर फर्स्ट 15 मिनट्स, और ओवरऑल 67% पोजीशन अपने पास रखा। तो सेकेंड हाफ में चेल्सी बहुत ही अच्छा खेली, बहुत ही डायरेक्ट खेली, सारे प्लेयर बहुत अच्छा खेले। और ओबामियांग ने जो गोल किया वो एक स्ट्राइकर्स गोल मारा, और सेकेंड गोल भी जॉर्जिनियो ने, जो फर्स्ट गोल था जो जॉर्जिनियो ने पेनल्टी के हिसाब से मार दिया। अब एक चीज मैं बता दूं, इसमें एक इंसिडेंट हुआ था जो काफी टॉक्ड अबाउट हुआ। जो पहला गोल था उसमें टोमोरी ने कुछ गड़बड़ की। टोमोरी ने माउंट को पीछे से पकड़ा। माउंट बहुत ही अग्रेसिव खेल रहे थे, बहुत ही अच्छा खेल रहे थे, और एसी मिलान ने हैंडल नहीं कर पा रहा था। तो गोल करने जा रहे थे, उसने जरा सा टक किया पीछे से और उनको पेनल्टी भी मिल गई चेल्सी को, और टोमोरी को रेड कार्ड भी मिल गया और वो फील्ड से बाहर चले गए। तो इस सब ने कहा कि ये इंसिडेंट गलत है, ये नहीं होना चाहिए था। और हमारे हिसाब से, रूल्स के हिसाब से, ये इंसिडेंट बिल्कुल सही है। उन्होंने रोका उनको, उनके रिदम को डिस्टर्ब किया। माउंट वो गोल कर सकते थे इजीली, और टोमोरी 100% उसको नहीं पकड़ पाते। तो ओवरऑल हमारे हिसाब से ये इंसिडेंट ऑल्दो थोड़ा सा अजीब था, लेकिन रूल्स के अकॉर्डिंगली ये इंसिडेंट बिल्कुल ठीक निकला। तो हमारे हिसाब से तो ये ठीक ही है, और रेड कार्ड भी उनको मिला, वो भी ठीक है। एज पर द रूल्स ऑफ फुटबॉल ये ठीक है। जितने भी पंडित्स हैं उनके बीच में अभी ये प्रॉब्लम वो चल रही थी इसके बारे में। कुछ लोग कह रहे थे सही है, नहीं है, ये है, वो है, लेकिन जिमी फ्लॉयड हैसलबैंक ने एक शो में बोला कि आप कुछ मत देखो, आप रूल्स देखो। अगर रूल्स में है तो ये सही है, और रूल्स के अकॉर्डिंगली ये बिल्कुल ही सही डिसीजन है, और ओवरऑल ये बिल्कुल ठीक है। तो चेल्सी के लिए अच्छा ही गया, वो गोल कन्वर्ट भी हुआ। उसके बाद चेल्सी ने पूरा मैच डोमिनेट किया और इजीली ये मैच इन दी एंड जीत लिया। इसमें अगर नोटेबल परफॉर्मेंसेस की बात की जाए तो ऐसे ही इसकी रीस जेम्स की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, ओबामियांग की परफॉर्मेंस अच्छी थी, माउंट की अच्छी थी, और चालोबा की अच्छी परफॉर्मेंस थी बैक से, और ओवरऑल सब ने गेम में अच्छा खेला। एक छोटा सा बाद में इशू दिखा, जो पता नहीं अभी कितना बड़ा इशू है। रीस जेम्स थोड़ा सा लड़खड़ाते हुए गए, पता नहीं वो इंजरी कितनी सीरियस है, क्या है। फुफाना तो वैसे भी अभी 4 वीक्स के लिए बाहर हो गए हैं पिछले मैच में। तो देखते हैं कि रीस जेम्स को कितना बड़ी इंजरी हुई है, क्योंकि वर्ल्ड कप भी आ रहा है। तो रीस जेम्स के लिए ये इशू हो सकता है, चेल्सी के लिए इशू हो सकता है, और इंग्लैंड नेशनल टीम के लिए इशू हो सकता है। इंग्लैंड नेशनल टीम के लिए भी वो खेलेंगे आने अगले महीने वर्ल्ड कप में। तो देखते हैं कि ये रीस जेम्स की इंजरी है, क्या है। वो लड़खड़ाते हुए गए, उन्हें सब्स्टिट्यूट कर दिया इवेंचुअली। तो होपफुली सब ठीक रहेगा और चेल्सी आगे अच्छा परफॉर्मेंस करेगी। तो ये मैच था, इंपॉर्टेंट मैच था यूसीएल का, जिसकी वजह से चेल्सी अब अपनी टेबल में लीड कर रही है। तो ये था चेल्सी वर्सेस एसी मिलान वर्सेस चेल्सी। अब बात करते हैं हम दूसरे अजीब से रिजल्ट की, जो हुआ वो था यूवेंटस वर्सेस मैकाबी हाफ। तो मैकाबी जो टीम है उससे यूवेंटस हार गया। अब यूवेंटस का पूरा टीम कॉम्पोजिशन ठीक नहीं चल रहा है। एलेग्री के ऊपर बहुत प्रेशर आ रहा है फैंस का, और वो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं।
यूवेंटस का सीजन भी बहुत खराब जा रहा है। वो अभी एसी मिलान से भी हार गया था अभी उनके सीरिया में, और वो ये मैच भी हार गया। इस मैच को हारने के बाद उसके फैंस सोशल मीडिया पे आके बहुत कुछ बोलने लगे और यूवेंटस के प्लेयर्स की और उनके मैनेजर को लेके बहुत ही ज़्यादा हल्ला मचाना शुरू कर दिया कि इन्हें आप निकालो। तो इवेंचुअली जो यूवेंटस के डायरेक्टर हैं वो बाहर आए और निकल के उन्होंने स्टेटमेंट दी कि आप ऐसा ना करें, ना हल्ला ना करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम अभी अच्छा नहीं खेल रहे हैं लेकिन फॉर्म धीरे धीरे वापस आ जाएगी। आप एलेग्री को ना बोलें, वो अभी भी हमारे कोच हैं, वो अभी भी रहेंगे हमारे कोच, और होपफुली हमारी टीम में कैपेबिलिटी है और वो आगे आने वाले टाइम में अच्छा परफॉर्मेंस करेगी। तो उनको भी सामने आना पड़ा अपनी टीम के सपोर्ट के लिए, अपने कोच के सपोर्ट के लिए, और इवेंचुअली उनको ये बेयर ब्रंट करना पड़ा सोशल मीडिया का और फैंस का। तो यूवेंटस अभी नहीं खेल रही है अच्छा और बहुत ही पोअर परफॉर्मेंसेस दे रही है, बहुत ही अनइवन परफॉर्मेंसेस दे रही है, और देखते हैं आगे आने वाले वीक्स में क्या होगा। लेकिन ये हार अनएक्सपेक्टेड थी कि अगर यूवेंटस पूरा अच्छी तरीके से परफॉर्मेंस नहीं भी दे रही है तो ये मैच उनको तब भी जीतना चाहिए था। अब वो हार गए और उसके बाद उनके ऊपर इतना प्रेशर आ गया कि अब फैंस ने तो वैसे भी प्रेशर डालना शुरू कर दिया है। दे आर नॉट हैप्पी विद यूवेंटस परफॉर्मेंस। तो देखते हैं आगे आने वाले वीक्स में क्या होता है। अगर उनकी परफॉर्मेंस में भी चेंज नहीं आया और वो हारते रहे तो अभी जो ये स्टेटमेंट दी जा रही है क्लब की तरफ से, ये चेंज भी हो सकती है और एलेग्री निकाले भी जा सकते हैं। आप सबको पता है अभी 2-3 कोचेस हैं, एलीट कोचेस हैं जो अभी मार्केट में हैं अवेलेबल, और यूवेंटस उन्हें खरीद ले सकता है कोचिंग के लिए। तो अभी जो डायरेक्टर ऑफ फुटबॉल ने स्टेटमेंट दी है ये बाद में मुकर भी सकते हैं डिपेंडिंग ऑन व्हाट हैपेंस इन द नेक्स्ट वीक्स, क्योंकि यूवेंटस से दोनों प्रॉब्लम हो रही है। यूवेंटस खेल भी बेकार रही है और यूवेंटस हारे भी जा रही है। तो अगर वो खेल बेकार रही होती और जीत रही होती तो कुछ नहीं बोला जाता, लेकिन वो जीत भी नहीं रही है, इसीलिए कुछ भी हो सकता है आने वाले वीक्स में। ये स्टेटमेंट तो अभी दे दी है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि अगर 2-3 मैच और हार गए और यही परफॉर्मेंस रही तो कुछ भी हो सकता है। और बाय द वे ऐसे ही हारते रहे और आप देख रहे हो नापोली की फॉर्म और एसी मिलान की फॉर्म, तो मुझे नहीं लगता यूवेंटस इस बार कुछ भी सीरी आ में कर पाएगी। तो यूवेंटस को बहुत अच्छा करना पड़ेगा, बहुत अच्छा खेलना पड़ेगा और आगे अच्छी परफॉर्मेंस दिखाने पड़ेंगे, क्योंकि एलेग्री अभी तो सेफ हैं एज पर द स्टेटमेंट ऑफ द डायरेक्टर, बट कल को दिमाग चेंज हो सकता है। फैंस के प्रेशर में, सोशल मीडिया के प्रेशर में और स्पॉन्सर्स के प्रेशर में कुछ भी हो सकता है। तो लेट्स होप यूवेंटस का अच्छा होगा और एलेग्री उन्हें वापस फॉर्म में ला पाएंगे। तो ये थे 2 मैचेस गाइस जो अभी यूसीएल में हुए, और ये इंपॉर्टेंट मैचेस थे। अभी ये भी कभी भी चल रहा है, तो अभी ये पूरा जब खत्म हो जाएगा, जब सारे मैचेस राउंड के खत्म हो जाएंगे तो आगे वाले वीडियोस में हम उसका भी वो करेंगे। और जो मैंने अभी न्यूज़ आपसे डिस्कस की थी उसकी भी कंफर्मेशन हो सकती है इस वीकेंड में, तो उस वाले नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी इस वीडियो में यही रिपोर्ट्स थी, यही न्यूज़ थी, ये मैं आपके लेके आया। तो गाइज ये छोटा सा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। एंजॉइंग, कीप वॉचिंग आवर शो मिस्टर फुटी क्यूरियस। तो गाइज मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में और खबरों के साथ, प्रीव्यूज और रिव्यूज के साथ। तब तक के लिए मेरी तरफ से बाय।